Okay, let's start the second direct method to solve linear system, and the method is Gauss Elimination Method. To understand Gauss Elimination Method, let's take an example of 3 cross 3 system. हमारे पास तीन linear equations होंगी इस 3 cross 3 system में और हमने Gauss Elimination Method से इसे solve करना है। तो सबसे पहले इन linear equation को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। So इधर से हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बन जाएगा, x is the matrix of unknowns and right hand side जो है वो हमारा source vector होगा। To perform Gauss elimination method, step number 1 is write the augmented matrix. Augmented matrix लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने just coefficient matrix के साथ एक और कॉलम ऐड कर देना है जो कि आपका source vector होगा। तो इस केस में 19, 29, 35 मेरा source vector है, वो मैंने ऐड कर दिया and now this is my augmented matrix. Step number 2 is make all the entries 0 below each pivot entry. So सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि पिवट एंट्री कहाँ पे होगी और पिवट एंट्री हमेशा नॉन जीरो एंट्री होती है। तो हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं हमेशा पहली पिवट एंट्री तलाश करने के लिए। पहली पिवट एंट्री यहाँ पे 10 है जिसे मैंने रेड कलर में लेबल किया हुआ है और इसके नीचे की सारी एंट्रीज को मैंने जीरो करना है। टू मेक दोज एंट्रीज जीरो, अगर मैंने ये 3 को जीरो करना है तो मुझे मल्टीप्लायर फाइंड करना होगा। मल्टीप्लायर फाइंड करने का तरीका ये होता है जिस एंट्री को जीरो करना हो उसे न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में पिवट एंट्री को रखा जाता है और ये हमारा मल्टीप्लायर निकल आता है। नेक्स्ट स्टेप इज आप R2 उस पूरी रो को माइनस कर दो विद मल्टीप्लायर टाइम्स R1 जो पिवट वाली रो थी। ओके जब हम ये R2 माइनस मल्टीप्लायर इन दिस केस मल्टीप्लाई 0.3 टाइम्स R1 करेंगे तो हमारी ये वाली एंट्री जीरो हो जाएगी और बाकी एंट्रीज भी ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि पूरी R2 को चेंज किया जा रहा है। Similarly, now I want to make this 1 0, so I have to find the multipliers, 1 को न्यूमरेटर में एंड पिवट को डिनोमिनेटर में, दिस इज मल्टीप्लायर। सो R3 क्योंकि R3 में वो 1 पड़ा हुआ है इसलिए R3 माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स R1 विच इज द रो ऑफ पिवट एंट्री। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स के पहले कॉलम में पिवट एंट्री के नीचे वाली एंट्री जीरो हो जाएंगी। अब मैंने दूसरी पिवट एंट्री तलाश करनी है। पिवट एंट्री कभी भी सेम रो में नहीं हो सकती। पिछली पिवट एंट्री फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में थी तो अब हमने नेक्स्ट कॉलम की जो पिवट एंट्री है उसको उससे नेक्स्ट रो में देखना है और अगर वो नॉन जीरो होगी तो तब वो पिवट एंट्री कहलाएगी। 9.1 हमारे इस टाइम 9.1 सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है। 9.1 इज द पिवट एंट्री। नाउ आई वांट टू मेक दिस 1.70। पिवट एंट्री के बिलो की एंट्रीज को जीरो किया जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। Multiplier is 1.7 in the numerator and 9.1 in the denominator. So this is my multiplier. Now I want to make 1.70, so it is in R3. So R3 minus multiplier times pivot row. Row of pivot is this time it is the second row. So now हमने दोनों पिवट एंट्रीज के नीचे की एंट्री को जीरो बना लिया एंड द थर्ड पिवट एंट्री इज दिस और इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है जिसको जीरो बनाया जाए। गॉस एलिमिनेशन मेथड में जब हमारा मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब हमने स्टॉप कर देना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनकी डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं और डायगोनल के नीचे की एंट्रीज जीरो होती हैं। ये तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। टू फाइंड द सॉल्यूशन नाउ प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज परफॉर्म बैक सब्स्टिट्यूशन टू गेट सॉल्यूशन। अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं ये इस मैट्रिक्स से लिखी गई हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज 10x1 3x2 plus x3 is this, second is this and third is this. Now we have to perform back substitution क्योंकि सबसे पहले हम x3 को फौरन से निकाल सकते हैं by just डिवाइडिंग ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x3 के साथ इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें तो x3 मिल जाएगा। इस x3 की बेस पे हम जब इससे पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा और उससे पिछली इक्वेशन में x2 और x3 पुट करेंगे तो x1 मिल जाएगा। So this process is called back substitution. To find the solution we have to perform this back substitution process. So after performing back substitution process, this is going to be my x3. Based on this x3 की ये जो 3 वैल्यू आई है ये पिछले वाले में पुट होगी। we can find then x2 और ये x2
और x3 दोनों जब पुट होंगे सबसे टॉप वाली इक्वेशन में, then we can find over x1. So this is my solution. x1 is 1, x2 is 2 and x3 is 3 in this case. For that system we took. Okay, that was all about Gauss elimination process, but our goal is not just to understand Gauss elimination process but to make MATLAB code of this process. So to make MATLAB code, सबसे पहले मैं MATLAB ओपन कर लूंगा और ये आपके सामने कमांड विंडो है। मैं एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल बना लूंगा क्योंकि मैंने उसमें अपना कोड लिखना है। Now first of all the question is what are the ingredients of this process. So let's see कि हमें Gauss elimination process करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. So we just only need a coefficient matrix and a source vector जिसके ऊपर हम एक process लगाते हैं और हमें उसके unknowns निकालने होते हैं. So the first thing is मैं इनपुट ले लेता हूँ यूजर से. इनपुट एंटर योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है लिटरेचर में, और जो बी मैट्रिक्स इसके साथ टच होता है उसे सोर्स वेक्टर कहा जाता है. राइट हैंड साइड होती है. एंटर सोर्स वेक्टर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं. ऑफ कोर्स मुझे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स पता लगेंगे तो उस बेसिस पे मेरे मैट्रिक्स की डायमेंशंस बनेंगी. मुझे क्योंकि जनरल कोड बनाना है, मैंने जस्ट एक 3x3 का सिस्टम सॉल्व नहीं करना, मुझे एक n×n का सिस्टम सॉल्व करना है. तो मैं कैपिटल N ले लेता हूँ जिसमें मैं अगर b की लेंथ सेव करवा लूँ तो b के अंदर ऑफ कोर्स हमेशा उतनी एंट्रीज होंगी जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे. आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि बी के अंदर अगर 3 एंट्रीज हैं तो 3 अननोन्स होंगे, 4 एंट्रीज है तो 4 अननोन्स होंगे. नेक्स्ट स्टेप इज मुझे अपने अननोन्स जिस मैट्रिक्स में फाइंड करनी है, मैं x के अंदर अननोन्स फाइंड करूंगा कैपिटल X में, तो उसकी मैं डायमेंशंस डिफाइन करता जाऊं कि उसकी n रोज होंगी और एक कॉलम होगी, वो भी एक वेक्टर होगा. सो x एक वेक्टर होगा जिसकी इनिशियल एंट्रीज मैं 0 से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं प्रोसेस करूंगा इस x की एंट्रीज अपडेट होंगी जिसमें x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू एट द एंड आ जाएगी. Now the step number 1 is to find your augmented matrix. So I will store the augmented matrix in AUG variable. और augmented matrix करने का जैसे एक छोटा सा प्रोसीजर है. आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स लिखें और उसी के साथ दूसरे को स्पेस डाल के लिखते हैं तो इससे आपका augmented matrix फाइंड हो जाता है. So step number 1 is complete. Now is the time to perform step number 2, and the step number 2 is making all the entries zeros below each pivot entry. Okay, to understand this, consider a 4x4 general system. एक A matrix 4x4 का ऐसा होगा और B matrix की कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी. कुछ एंट्रीज को कुछ नाम नहीं दिया, दिस इज जनरल मैट्रिक्स, और ये उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा. ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो इस केस में पहले पिवट के नीचे की आपने एंट्री 0 बनानी है, एंड देन फिर दूसरे पिवट के नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है, तीसरे पिवट, और एट द एंड आपको कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा. सो आपकी पहले पिवट की एक पिवट के नीचे की एंट्री 0 होती है, दूसरे की और तीसरे पिवट की. चौथे पिवट के नीचे की एंट्रीज आपने 0 नहीं करनी क्योंकि चौथे पिवट के नीचे कोई एंट्री होती नहीं. सो इफ इट इज अ 4x4 सिस्टम, तो आप जस्ट 3 पिवट के नीचे की एंट्रीज को 0 करते हैं. अगर 3x3 होगा तो 2 पिवट के नीचे की एंट्री 0 करते हैं. तो अगर n×n सिस्टम होगा तो n-1 पिवट्स के नीचे की एंट्री को 0 करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आप कॉलम को फिक्स करते हैं. लाइक आप पहले कॉलम की एंट्रीज को 0 के नीचे की पिवट एंट्री को 0 करते हैं, फिर दूसरे कॉलम में जाते हैं, फिर तीसरे कॉलम में जाते हैं. तो कॉलम फिक्स करके आप रोज में मूव करते हैं. सो दैट्स व्हाई जो मेरा लूप लगेगा वो बाहर वाला एक तो नेस्टेड लूप लगेगा क्योंकि मैंने रोज और कॉलम दोनों में मूव करना है. तो जो कॉलम मैंने जो लूप मैंने फिक्स करना है वो कॉलम वाला लूप है, तो कॉलम वाला लूप मेरा बाहर लगेगा. तो मैं J से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉलम को, और फर्स्ट कॉलम से लेकर मैंने n-1 कॉलम तक की पिवट एंट्रीज के नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है. नाउ इज द टाइम. अब मैंने रो में मूव करना है, हर कॉलम को फिक्स करें. तो पहले कॉलम के लिए मैं 1 से लेके nth रो तक जा रहा हूँ.
लेकिन अगर आप देखें पहले कॉलम में मैं दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो को 0 बनाता हूँ। सो 2 से लेकर n तक जाऊंगा। अगर आप देखें तो दूसरे कॉलम में मैं तीसरी और चौथी रो में जा रहा हूँ और तीसरे में जस्ट चौथी रो में। सो जो अंदर वाला लूप है वो मेरा कांस्टेंट से नहीं चलना चाहिए, एक वेरिएबल से चलना चाहिए, एंड वेरिएबल शुड बी j+1। और ऑफ कोर्स लूप का कोई वेरिएबल होगा, i वेरिएबल शुड बी वेरीज फ्रॉम j+1 to n। तो इसको दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। बाहर वाले लूप में हमने कॉलम फिक्स कर दिया, कॉलम पहले कॉलम के लिए ये लूप चलेगा i 2 से n तक। तो पहले कॉलम में ऑफ कोर्स मुझे दूसरी रो से लेकर लास्ट रो तक की एंट्रीज को 0 बनाना है। जब दूसरे कॉलम की बारी आएगी तो ऑफ कोर्स ये चलेगा j+1। जब कॉलम j में 2 स्टोर होगा तो i चलेगा 3 से, तो ये थर्ड और फोर्थ रो के लिए चलेगा। एंड फॉर दी थर्ड कॉलम ये जस्ट फोर्थ रो के लिए चलेगा, इन केस अगर 4x4 का सिस्टम है। सो हमने ये जनरल एक कोड बनाया, तो जनरली ये प्रोसीजर इसी तरह से चलेगा। सो इस तरह से हमारा लूप का स्ट्रक्चर वर्क करेगा। नाउ इज द टाइम टू फाइंड द मल्टीप्लायर्स, और मल्टीप्लायर्स फाइंड करते ही हमने पिवट के नीचे की एंट्रीज को 0 भी बनाना है। सो मल्टीप्लायर फाइंड करने के लिए हम उसी एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। मल्टीप्लायर फाइंड करने का जो मैंने जनरल प्रोसीजर आपको बताया था कि जिस रो का आपने मल्टीप्लायर फाइंड करना हो तो वो वाली एंट्री को आप ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर में पिवट वाली एंट्री को रखते हैं, और इस तरह से आपका मल्टीप्लायर फाइंड करना होता है। सो इफ आई वांट टू फाइंड मल्टीप्लायर जनरली, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अब फर्स्ट टाइम i के अंदर 2 आ रहा है, i इज द रो एंड द कॉलम नंबर इज j, और इस एंट्री को मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ही jth रो jth कॉलम के साथ डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज j इज माय फिक्स वेरिएबल, j में हमेशा 1 ही रहना है और तब i पूरा चलना है। सो j रिप्रेजेंट फॉर द फर्स्ट केस इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये डिवाइड हो जाएगा, इस एंट्री से ये डिवाइड हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में एंट्री होगी वो फर्स्ट टाइम क्या होगी 2 1, पहली दफा ये 2 1 होगी, अगली दफा ये 3 1 होगी। ऑफ कोर्स हमने हर फर्स्ट कॉलम की नीचे की हर एंट्री का मल्टीप्लायर फाइंड करना है, सो दैट्स व्हाई इस तरह से हमारा मल्टीप्लायर फाइंड होगा। ओके, मल्टीप्लायर फाइंड होते ही हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की उसी ith रो को जिसके लिए आपने मल्टीप्लायर फाइंड किया था, ith रो पूरी को टारगेट करने के लिए आप i कॉलन यूज करते हैं। ith रो को अपडेट कर देना है कैसे, ith रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ith रो माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की विच रो। ऑफ कोर्स इधर वो वाली रो है जो पिवट वाली रो है, एंड इट इज द jth रो, क्योंकि j इज द फिक्स नंबर, j के अंदर 1 ही रह रहा है जब तक ये i की सारी j के अंदर 1 रह रहा है जब तक ये i पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। सो दिस इज जनरल प्रोसेस। अब ये पहले कॉलम के लिए वर्क करेगा, पहले कॉलम की एंट्रीज को 0 बनाएगा, फिर दूसरे कॉलम की, फिर तीसरे कॉलम की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, नाउ इज द टाइम टू टेस्ट दिस कोड। सो टू टेस्ट दिस हम इसे एक बार रन कर लेते हैं और मैं इसे गॉस के नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट राइट ओवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हम इस एग्जांपल में हमने लिया 10 3 1 3 10 2 10 3 1 3 10 2 and 1 to 10 1 to 10। दिस इज माई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और अब मुझे सोर्स वेक्टर देना है विच इज 19 29 35 आई गेस। ओके, मैंने जस्ट अभी तक कुछ देखा नहीं है स्क्रीन पे, मुझे जस्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नजर आ रहा है बिकॉज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के आगे सेमीकोलन दिया। तो यहाँ से बाहर आके मैं अपने AUG को दोबारा देख लेता हूँ। ये जो फर्स्ट AUG अभी लूप लगने से पहले था, अब AUG को मैं लूप के बाद देखता हूँ कि क्या इसमें हमारे पास एचलन फॉर्म बनी है या नहीं। सो यू कैन सी दिस इज द एचलन फॉर्म, और अगर हम इसे यहाँ से भी
वेरीफाई करें, सो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की एचलन फॉर्म थी इसके लिए। So why not just test this code for higher dimension? So मैं एक random matrix ले लेता हूँ जिसकी एंट्रीज 1 से लेकर 10 तक होंगी और इसकी डायमेंशन 8x8 होगी। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया और सोर्स वेक्टर जो होगा आपको उसके साथ 8x1 का लगेगा। सो यू कैन सी कि ये एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट हुआ था जिससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया और आप इसके एंड पे देख रहे हैं कि हर पिवट के नीचे की एंट्री 0 बनी हुई है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन टू फाइंड द एचलन फॉर्म। स्टेप नंबर 2 तक हमने ये कोड बना लिया है जिसमें हम डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज को 0 बना रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं। Now is the time to perform back substitution. अब back substitution perform करेंगे तो हमें solution मिलेगा। So we are done till here. यहाँ तक हम कर चुके हैं अपने augmented matrix की echelon form. Now is the time to perform back substitution. इस मैट्रिक्स से ये वाली इक्वेशंस मेरे पास बन जाएंगी और इन इक्वेशन से मैं अपने अननोन्स को x1, x2, x3, x4 को सेपरेट करके इस तरह से लिख लूंगा। Okay, for back substitution, the first thing is आप जो लास्ट अननोन आपका फॉरन से मिला होता है, if it is a 4x4 matrix, then x की फोर्थ वैल्यू विल बी इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम एंड डिवाइड बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फोर्थ फोर। सो जनरली स्पीकिंग, if I want to find x is the matrix in which I have to find my unknowns capital X. So x की अगर nth value, nth is the last value, मुझे find करनी है, so I have to place the augmented matrix. If I want to find fourth, then the fourth row. Now I want to find the nth, then it would be augmented matrix की nth row and of course n plus 1 column and divided by augmented matrix की, if I want to find nth entry, so it would be nth row, nth column. So इस तरह से मुझे अपनी लास्ट एंट्री तो मिल जाएगी, बट आई हैव टू फाइंड ऑल द रिमेनिंग थिंग्स आल्सो। सो उसके लिए मुझे एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा ताकि मैं उसे एक लूप में लगाऊं और लूप के थ्रू ये बाकी सारी एंट्रीज निकाल जाएं। तो सबसे पहले मुझे बैकवर्ड चलना है। x की फोर्थ एंट्री मिल गया, अब थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और इसी तरह अगर nth मिल गया तो n-1 से लेके फर्स्ट तक मुझे आना है। सो मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर k इज इक्वल टू, अब लूप को मुझे उल्टा चलाना है बिकॉज मुझे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो n-1 से -1 का डिक्रीमेंट दूंगा एंड 1 तक वापस जाऊंगा एंड एंड दिस लूप। अब लूप में मुझे एंट्रीज किस तरह फाइंड करनी है, x की nth एंट्री कैसे, सॉरी nth नहीं kth होगा, k इज द वेरिएबल ऑफ लूप हियर। सो x की kth एंट्री अगर फाइंड करनी है, ओके यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर मैं x की थर्ड एंट्री फाइंड कर रहा हूँ तो ऊपर a की थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, अगर मैं सेकंड एंट्री फाइंड कर रहा हूँ तो a की सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, और अगर मैं फर्स्ट एंट्री फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। सो अगर मैं x की kth एंट्री फाइंड कर रहा हूँ तो kth रो एंड फिफ्थ कॉलम इज माय n+1 कॉलम, जनरली इट इज n+1 कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की kth रो अगर x की kth एंट्री फाइंड करनी है एंड n+1 कॉलम होगा सबसे पहले एंड देन माइनस, ओके हियर माइनस में अगर थर्ड रो है तो मैं जस्ट a की थर्ड एंट्री फोर्थ कॉलम चला रहा हूँ, अगर x की सेकंड एंट्री है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इफ x की फर्स्ट एंट्री then first row, second column, third column, fourth column. So एक चीज तो क्लियर है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रो तो kth ही है। If you want to find the kth entry, see here, अगर थर्ड एंट्री है तो थर्ड रो ही थ्रू आउट चल रही है,
अगर सेकंड है तो सेकंड रो, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट रो। बट व्हाट अबाउट कॉलम? थर्ड अगर थर्ड रो है तो कॉलम नंबर फोर्थ चल रहा है। अगर सेकंड रो है तो कॉलम 3 4 लाइक जा किसी नंबर तक रहा है और चल उससे 1+1 से रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सेकंड रो देन थर्ड से लेकर एंड तक जाएगा। इफ इट इज फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम। सो तो कॉलम इज फ्रॉम k+1 टिल एक नंबर तक जा रहा है। एक नंबर यहाँ पे 4 तक हमेशा जा रहा है। 4 वो नंबर है और 4 इज द लेंथ ऑफ बी की लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है एंड टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर स्टोर्ड इन n here. Now this thing is multiplying with something. This a34 is multiplying with x4, a23 with x3. So if you see जो x की एंट्री है वो a के इस कॉलम वाली एंट्री से मैच कर रही है जो मल्टीप्लाई हो रही है। So we just have to multiply it with xt जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के कॉलम में लिखा था वही सारा हम x की एंट्रीज में पेस्ट कर देंगे। ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एडिशन प्रोसेस। ये जो यहाँ पे एडिशन हो रही है मैटलैब इसे बैकवर्ड पे खुद ही कर रहा होता है। लाइक अगर मैंने एक की kth रो k+1 से लेके n कॉलम तक चलाया है और x की k+1 से n कॉलम तक चलाया है तो वो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके और फिर एडिशन भी खुद ही परफॉर्म कर देगा। तो ये वाला प्रोसेस ये खुद ही परफॉर्म कर देगा। सो नाउ आई जस्ट ओनली हैव टू वरी अबाउट कि मुझे इस सब की डिवीजन में क्या रखना है। ये सब तो ऊपर परफॉर्म हो रहा है और डिवीजन में क्या चीज आ रही है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर डिवीजन में अगर थर्ड एंट्री है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थर्ड, सेकंड है तो ऑगमेंटेड सेकंड। सो इट इज वेरी इजी टू राइट हियर। अगर kth एंट्री है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स kth रो kth कॉलम एंड दैट्स इट। सो यू कैन सी आफ्टर दिस लूप क्या हमें x की वैल्यूज मिल चुकी हैं या नहीं मिली। सो लेट्स जस्ट रन दिस कोड। ओके, सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में फिलहाल वही देता हूँ जो हमने क्वेश्चन में दिया था एंड उसका सोर्स फैक्टर दे दिया। सो हियर यू कैन सी ये एक्स्ट्रा एक्स क्यों हमें नजर आया, ये उसकी लास्ट एंट्री अपडेट हुई है जो हमने सेमी कॉलन नहीं की थी। ये वाली लास्ट एंट्री लाइन नंबर 13 में। सो यू कैन सी कि हमारे पास सबसे पहले एक एचलन फॉर्म बनती है एंड देन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होकर हमारे पास अननोन एंट्रीज आ जाती हैं व्हिच इज 1 2 3 एंड श्योरली इट इज द राइट आंसर बिकॉज it was 1 2 3 here also. So let's just test this code for some random matrix and let's take a random matrix of dimension 8×8 and 8×1 is the dimension of source vector. So here the unknown x is, these are the values of unknowns. So if I just want to verify कि क्या मेरा कोड सही काम कर रहा है, so I just have to write my a and b in augment. a और b ये अभी रैंडम मैट्रिक्स आए हुए हैं जो मैंने अभी इस कोड को चलाने के लिए लिए थे। ये सेम वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट हो गया और ये AUG में स्टोर हो गया। Now there is a built-in command RREF row reduced echelon form and I am applying this on AUG. So इससे क्या होगा, मेरे पास RREF कमांड लग के यहाँ पे कुछ आंसर्स आए हैं। So let's just match these answers. ये बेसिकली गॉस जॉर्डन प्रोसेस है जिसमें पिवट एंट्रीज को 1 बनाया जाता है और ऊपर नीचे 0 एंट्रीज बनाई जाती हैं। वी आर नॉट डूइंग द कोड ऑफ दिस इज द बिल्ट इन कमांड ऑफ दैट प्रोसीजर। सो इधर से मेरे पास जो पहला अननोन आया ये आया और मेरा जो x से अननोन निकला था जो मैंने अभी इस कोड को चला के निकाला वो ये आया। So unknowns are matching with each other, you can see. So our code is working perfectly. So that was all about Gauss elimination process and the MATLAB code of Gauss elimination process. Thank you for watching this video. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।